नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विश्व जल दिवस पर गंगा की स्वच्छता हेतु मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को किया गया जागरूक। निजी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता के संदर्भ में बीएसए कार्यालय पर सौंपा गया ज्ञापन। विश्व जल दिवस पर स्वच्छता जागरूकता रंगोली एवं पौधरोपण कार्यक्रम हुआ आयोजित। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा ईवीएम के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। विश्व जल दिवस पर गंगा की स्वच्छता हेतु मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया गया। संकट मोचन फाउंडेशन, मदर्स फॉर मदर व ओज ग्रीन के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को विश्व जल दिवस के अवसर पर गंगा की स्वच्छता के लिए मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि प्रख्यात साहित्यकार जितेंद्र नाथ मिश्र ने कहा कि गंगा की स्वच्छता के दावे धरातल पर खरे नहीं उतरते। वास्तविकता अलग है। गंगा ने हमारी मनौतियों को पूरा किया। गंगा से हमारा रिश्ता माँ बच्चे का है। गंगा में सीवेज व फैक्ट्रियों से गिर रहा दूषित जल बंद हो। विकास तो हो, लेकिन वो अंध विकास न हो। फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर विशंभरनाथ मिश्र ने कहा कि गंगा जीवन का माध्यम है, एक नदी मात्र नहीं है। हमें मिलकर गंगा की स्वच्छता का चिंतन करना होगा। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से स्वर्ण प्रताप चतुर्वेदी ने किया। इस अवसर पर ममता तिवारी ने गंगा से संबंधित कविता पाठ किया। वहीं इस अवसर पर अशोक पांडे, गोपाल पांडे, प्रभुदत्त त्रिपाठी, अनूप मिश्र इत्यादि लोग उपस्थित रहे। के विश्व जल दिवस के अवसर पर हम लोग करीब 22 वर्षों से मानव श्रृंखला बनाते हैं। ये गंगा के प्रति अपना कमिटमेंट और गंगा अपने फिर सात्विक भाव से गंगा का जो प्रदूषण है वो समाप्त हो, ताकि गंगा अपने पुराने स्वरूप में फिर प्रवाहमान। तो ये कमिटमेंट पहले बच्चों का ये कार्यक्रम हुआ करता था। अब बच्चों का पाठ हम लोगों ने थोड़ा कम किया है, क्योंकि एक तो समय भी दूसरे ढंग का हो रहा है और समाज के बड़े लोगों को इसमें करके और हम लोग आज के दिन सभा करते हैं ताकि अपने कमिटमेंट को हम रिपीट कर सकें कि गंगा स्वच्छ इनकी जिम्मेदारी है गंगा में गिरने से रोकने। देखिए, अभी प्रयास तो काफी हुआ है, लेकिन जिस दिशा में होना चाहिए वो दिशा ठीक नहीं है और इस तरह का अगर प्रयास होगा तो उसका बहुत अच्छे परिणाम कभी आएंगे नहीं। तो ये देखिए, इसका सीधा सीधा है अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छी प्लानिंग जब होगा। और जो बेसिकली जो बनारस में प्रॉब्लम है वो रॉ सीवेज का उत्सर्जन रिवर में, वो जब तक नहीं बंद होगा, आप जो मन करे वो करते रहे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सरकार का ये कहना है कि 4 एसटीपी जो है बनारस के अंदर, आप 4 नहीं 40 एसटीपी लगाइए, लेकिन अगर गंगा में उस तरह का जो रॉ सीवेज है वो उसका जल आएगा या अनट्रीटेड सीवेज आएगा तो ये गंगा की वेदना कम नहीं होगी। आप जितने मन कर उतने एसटीपी लगाइए और एसटीपी में वो मॉडर्न एसटीपी हो जिसमें फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया एकदम समाप्त हो। अभी जो एसटीपी में उसमें वो क्षमता नहीं है, तो आप एसटीपी लगाए तो एसटीपी की गिनती से ये परिणाम नहीं आपको आने वाला है। जी, आपके लेबोरेटरी में लगातार टेस्ट होते रहते हैं, उस समय वर्तमान स्थिति में क्या है? भाई, हम तो उसी बेसिस पे कह रहे हैं ना कि जो वाटर के जो पैरामीटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो अच्छा नहीं है। और जहां हम बैठे हैं अभी हमारे पास जनवरी का डेटा अभी लेटेस्ट नहीं है। यहाँ भी आपको फीकल कोलिफॉर्म काउंट पर 100 ml 40 से 50 हज़ार मिलेगा, जो कि स्नान योग्य जल के लिए 500 के अंदर होना चाहिए। तो आप कहीं उसके आसपास नहीं हैं और आप केवल आश्वासन देते जा रहे हैं सबको कि गंगा साफ हो गई, आचमन योग्य हो गई। तो जो लोग कहते हैं आके जरा आचमन करके दिखाएं हमको भी, हम भी देख लें। निजी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता के संदर्भ में बीएसए कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया।
बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के तहत अधिकार की धारा 12(1)(c) के तहत 25% बच्चों के निजी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों ने कहा कि शिक्षा के अधिकार की धारा 12(1)(c) के तहत 25% बच्चों के निजी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया के तहत विगत वर्षों में प्रवेश पाकर अध्ययनरत बच्चों के समक्ष काफी दिक्कतें आ रही हैं। इसी प्रकार आगामी सत्र में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों के समक्ष अनेक अनियमितता अथवा परेशानी आ रही है। इस संदर्भ में हम सामाजिक कार्यकर्ता एवं अभिभावकगण इस ज्ञापन के माध्यम से इस अनियमितता को दूर किए जाने की मांग करते हैं। ये जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा था अभिभावकों का किस मसले पे? ये उनका विद्यालय कुछ बंद हो चुके हैं। आपका हैप्पी मॉडल स्कूल DPM सिटी, ये अभिभावक हैं, इनकी मांग है कि हमारे जो विद्यालय बंद हो चुके हैं दूसरे विद्यालय में इनका स्थानांतरण किया जाए, जबकि हमारे पास स्थानांतरण का कोई शासनादेश उपलब्ध नहीं है। मैं महानिदेशक शिक्षा सचिव को पत्र लिखा हूं कि इसके बारे में हमको शासनादेश उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि इनका भी अन्य विद्यालय में समायोजन किया जा सके। जैसे ही हमको शासन से शासनादेश की प्राप्ति हो जाती है मैं उनके विद्यालय में ट्रांसफर कर दूंगा, अन्यथा की स्थिति में कोई कार्रवाई मैं नहीं कर सकता। तो कब तक उम्मीद की जाए? अब 11 मार्च को मैं भेजा हूँ, इसके बाद फिर मैं रिमाइंडर भेज रहा हूँ। इसके बाद जो भी स्थिति मिलती है उसके बाद मैं कार्रवाई करूँगा। विश्व जल दिवस पर स्वच्छता जागरूकता, रंगोली एवं पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। विश्व जल दिवस पर कंदवा स्थित तालाब के पास जहां 80 नदी का उद्गम स्थान है वहां पर स्वच्छता जागरूकता, रंगोली एवं पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो गंगा मित्र और आर्मी बटालियन गंगा टास्क फोर्स के साथ मिलकर हुआ। तालाब की पिछले 3 महीने से मिलकर सफाई की गई है। अब तालाब का पानी स्थिर हो गया है, जिसको काशी वासियों को सेना ने समर्पित करते हुए जिम्मेदारी सौंपी है। इस अवसर पर सेना के जवान ने बताया कि वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। 1993 में यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड वाटर डे की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था कि दुनिया भर में पानी की कमी को देखते हुए पानी संचय करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके। मैं सेंट्रल कमांड का TA ग्रुप कमांडर हूं। हमारे पास टेरिटोरियल आर्मी की 11 यूनिट्स हैं, 6 स्टेट्स की टेरिटोरियल आर्मी को हम लोग देखते हैं, और जिसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है गंगा टास्क फोर्स, जो प्रयागराज में बेस्ड है, जिसकी 3 कंपनियां हैं, एक कानपुर में, एक प्रयागराज में और एक वाराणसी में, जो तीनों जगह पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है उसकी सहायता कर रहे हैं गंगा जी की सफाई में। आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप सब लोगों को पता होगा आज वर्ल्ड वाटर डे है। वर्ल्ड वाटर डे 1993 में 22 मार्च से यूनाइटेड नेशंस ने सेलिब्रेट करना शुरू किया। शुरू क्यों किया था ये जानना बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर जो पानी की किल्लत हो रही है, पानी की जो स्कैर्सिटी हो रही है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, कैसे पानी को बचाया जा सके, कैसे ये जो संसाधन है, जो सीमित संसाधन है अपने आप में, उसका संचय किया जा सके, ताकि उसका सही उपयोग करके हम लोग मनुष्यों की जो प्रजाति है वो बची रहे यहाँ पे। ये उसका मुख्य एम था, और उसी के तहत आज जब 2022 में हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये समझिएगा, आर्मी एक दिन को सेलिब्रेट नहीं करती है। हम लोग अपना कुछ प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसको एक अहम दिन को कल्मिनेट करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वेदव्रत वैद्य जो बगल में खड़े हैं, इन्होंने चुना और बनारस में इसकी स्टडी की, इसकी रेकी रिपोर्ट बनाई, फिर हम लोगों ने बैठ करके इसकी तजवीज़ बनाई कि कैसे इसकी सफाई की जाएगी। फिर खुद अपनी टीम के साथ इन्होंने करीब 3 महीने लगकर इसको साफ किया, और जब आज ये वाटर बॉडी रेस्टोर हो गई है, जब ये बिल्कुल आपके सामने, अगर किसी ने 3 महीने पहले देखा होगा तो भी देखा होगा, और जो आज आप देख रहे हैं इसको देख रहे हैं, तो आज के दिन इसको हम लोग बनारस के शहरियों को सौंप रहे हैं, ताकि अब इसकी आगे मेंटेन कर सकें। और यदि इस काम को करके हम लोग थोड़ी बहुत जन चेतना यदि जगा सकते हैं, और पानी के बारे में जो सेंसिटिवनेस है उसको हम पैदा कर सकते हैं, तो आई थिंक हम लोगों ने अपना एम अचीव कर लिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा EVM के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोगों ने ईवीएम मशीन के विरोध में शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित जनगणना कराने, किसान विरोधी बने 3 काले कृषि कानून वापस लेने, ईवीएम के साथ लगी पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाली पर्चियों का 100% मिलान करने या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने हेतु मांग की। आज हम सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ईवीएम का जो बैलेट पेपर, ये ईवीएम से जो पर्ची निकल रही है उसका 100% गिनती हो। उसके बाद ओबीसी की जाति आधारित जनगणना अभी तक कोई भी सरकार नहीं कराई, केवल 1931 में जनगणना हुई थी। उसके बाद आज तक कभी भी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। और उसके बाद किसानों का एमएसपी रेट जो है ये कानून बना के सरकार लागू करे। उसके बाद जो है ईवीएम में जो घोटाला हो रहा है उसको बंद करें। फिर उसके बाद पहले क्यों नहीं सबकी चीज़ की मांग की, जब चुनाव खत्म हो गया उसके बाद इससे ऐसा प्रदर्शन करने का क्या मतलब है? चुनाव के पहले जो है ये सब मुद्दा हुआ था, लेकिन जो है अभी भी ये राष्ट्रीय संयोजक जो है भारत मुक्ति मोर्चा के, बहुजन क्रांति मोर्चा के माननीय वामन मेश्राम साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये केस जीता है, इसीलिए 100% जो है ईवीएम मशीन के साथ पेपर बैलेट ये मिलान कराने की वो केस जीते हैं, जिसको ये अभी चुनाव आयोग ने लागू नहीं कराया। इसके लिए हम सभी लोग, अगर ये सब हमारे 10-11 मुद्दे अगर लागू नहीं होगा तो हम लोग 25 मई को भारत बंद करेंगे। आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद का पंचवर्षीय चुनाव संपन्न हुआ। आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के पंचवर्षीय चुनाव के क्रम में पंचम चरण में आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में कार्यकारिणी समिति की बैठक अध्यक्ष अमूल्य शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आर्य महिला पीजी कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर केपी अग्रवाल, उपाध्यक्ष वीके त्रिपाठी, प्रबंधक डॉक्टर शशिकांत दीक्षित एवं प्रबंध समिति के 16 सदस्यों, आर्य महिला इंटर कॉलेज के अध्यक्ष प्रोफेसर शंभू उपाध्याय एवं प्रबंध समिति के 7 सदस्य, आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर केपी केशरी, उपाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेंद्र त्रिपाठी, प्रबंधक डॉक्टर अनुराग दीक्षित, सहायक प्रबंधक पूजा दीक्षित, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुधा त्रिपाठी एवं प्रबंध समिति के 9 सदस्य तथा विद्या देवी श्री बीडी सोमानी, आर्य महिला उच्च शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष राकेश गुप्ता, उपाध्यक्ष रविशंकर सिंह, प्रबंधक अमरीश अग्रवाल एवं 9 प्रबंध समिति के सदस्यों तथा आर्य महिला बाल विभाग के अध्यक्ष अशोक सिंह, उपाध्यक्ष सुलेखा दीक्षित एवं प्रबंध समिति के 12 सदस्यों का गठन किया गया। आज हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी का अखिल भारतीय महापरिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक हमारे अध्यक्ष श्री अमूल्य शर्मा जी की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें हमने अपने महापरिषद द्वारा संचालित 5 संस्थाओं आर्य महिला पीजी कॉलेज, आर्य महिला इंटर कॉलेज, विद्या देवी बीडी सोमानी उच्च शिक्षण संस्थान, नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, आर्य महिला इंटर कॉलेज और बाल विभाग की प्रबंध समितियों के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और मेंबर्स का निर्विरोध निर्वाचन किया है और सभी हमारे सदस्य उपस्थित थे। मैं उन सबको इस नवगठित प्रबंध समिति में जो लोग भी हमारे मेंबर्स आए हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि महाविद्यालय के आगे बढ़ाने में इसका शैक्षणिक और सभी स्तर पर आगे सुधार करने के लिए सबका सामूहिक प्रयास से ये विद्यालय नए नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। आज यहाँ हम सारे लोगों ने अपनी प्रबंध समितियों का चयन किया, गठन किया और अपने सारे लोगों को उसकी जिम्मेदारियां दी हैं और अब सुचारू रूप से आगे हम सब मिलकर के इस संस्था को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएचयू आईआईटी के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित हुई।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल द्वारा 26 मार्च से 22 अप्रैल तक सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रोग्राम 6 महत्वपूर्ण विषय पर आधारित होंगे। ये सभी प्रोग्राम ऑनलाइन माध्यम से होंगे और संस्थान के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल से रात 8:30 बजे से रात 10:30 बजे तक प्रसारित होंगे, जिससे छात्रों, शिक्षकों और उद्योग अधिकारियों की बड़ी भागीदारी होगी। ये जानकारी प्रोफेसर ए के अग्रवाल, प्रोफेसर इंचार्ज ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ने मंगलवार को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल स्थित समिति कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। सर, किस तरह का आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं और क्या है ये प्रोग्राम? सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को जो हम कर रहे हैं ये 25 तारीख से शुरू होगा और कुल मिलाकर 6 सेशंस होंगे। इसमें जो हमारे 6 सेशंस होने हैं उनमें एक प्रोग्राम होगा, फर्स्ट प्रोग्राम लीडरशिप एक्सेलेंस पे, दूसरा होगा इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग पे, थर्ड है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, फोर्थ है इफेक्टिव टीम वर्क, फिफ्थ है इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सिक्स प्रोग्राम होगा करियर डेवलपमेंट गाइडेंस पे। इस तरह के 6 सेशंस होंगे। ये प्रोग्राम शुरू होगा 25 मार्च को और फाइनली लास्ट प्रोग्राम होगा 22 अप्रैल को। तो इस प्रोग्राम को जब हम 25 तारीख को शुरू करेंगे तो उसमें जो हमारे इस प्रोग्राम के संग जुड़ रही संस्था वो AICTE खुद जुड़ रही है और AICTE ने इस प्रोग्राम के बारे में जाना समझा है कि ये लड़कों के लिए और तमाम जो उनसे जुड़े हुए कॉलेजेस हैं उनके अध्यापकों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने अपना मन बनाया कि इस प्रोग्राम को वो ब्रॉडकास्ट करेंगे। उनके संग जो जुड़े हुए 9000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं उनको, उनके छात्रों के लिए और उनके टीचर के लिए ये प्रोग्राम जुड़ेगा। जो 4 सोशल साइट्स हैं हमारी उनके माध्यम से जुड़ेगा। यूट्यूब है, फेसबुक लाइव है, ट्विटर है और लिंक्डइन, इनके माध्यम से ये सारा प्रोग्राम का कवरेज उन वहाँ के टीचर और वहाँ के छात्रों तक पहुँचेगा। आम जन के लिए यह जो कार्यक्रम हो रहा है किस तरह से उपयोगी सिद्ध होगा? हम लोगों का ऐसा मानना है कि इस कहीं भी जो हम काम करते हैं उसमें हमें कैसे काम करना चाहिए, किस दिशा से काम करना चाहिए, जिसमें हम लोगों को आपको साथ लेके और अच्छे से समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने काम को उद्देश्यपूर्ण ढंग से और उसके सही अंजाम तक दें। काम को केवल एक किसी तरीके से कर लिया और एक सहज तरीके से बढ़िया से प्लान ढंग से किया, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि हम इस तरह का नेतृत्व, इस तरह के छात्र तैयार करें जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता हो, जो लोगों को साथ लेकर चल सके, जो अपने समय के सदुपयोग को पहचानते हो, समय की कीमत पहचानते हो और ये सब गुण उनके अंदर विकसित हो जाएगा तो हमारा पूरे देश का इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा और इस तरह के लोग निकलते चले जाएंगे तो देश में जो आज हम तमाम कहीं कहीं दुर्व्यवस्था की तैयारी दिखाई देती है वो भी दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह के हम लड़कों को चाहते हैं इन प्रोग्राम के माध्यम से जोड़ने के लिए ताकि आने वाले दिनों में जो हमारा पूरा कंट्री का जो इकोसिस्टम है वो चेंज हो सके। सर, बात करें, आप सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं तो एक अनुमानतः कितने लोग जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से? हम लोग के अपने जो छात्र हैं अभी फर्स्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन में 700 से ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है 1-2 रोज के अंदर अपने ही छात्र करीब 2000 से ज्यादा जुड़ जाएंगे। श्री रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए प्रवीण वसानी ने बताया कि श्री रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल ट्रस्ट गुजरात की ओर से वाराणसी जिले में गरीब व जरूरतमंदों हेतु निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर विगत 19 नवंबर से चल रहा है और अब तक 70,000 लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य है 1,08,000 ऑपरेशन कराने का, इसलिए ये शिविर आगामी 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। बनारस वाराणसी में 19 नवंबर से रामनगर, कटेश्वर, पड़ाव रोड, PSC कमांडो का हमारा शिविर चल रहा है। 19 नवंबर से आज तक 70,000 ऑपरेशन निःशुल्क एकदम सक्सेसफुल हो गया है। अभी हमारा लक्ष्य है 1,08,000 का, तो अपने को अभी 38-40,000 ऑपरेशन करने का बाकी है। तो 30 अप्रैल तक, पहले मेरा टारगेट था 31 मार्च तक, अभी हमने 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया, 1 महीना, कि लोगों की सेवा हो जाए। तो दूसरा क्या है कि गर्मी के दिनों में लोग मोतियाबिंद ऑपरेशन नहीं करवाते, तो हमने गुजरात से ठंडा फेंको, कोल्ड फेंको मंगवाया, जो 50 डिग्री में भी ऑपरेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑपरेशन जो है ठंडा फेंको से 30 अप्रैल तक होगा, मोतियाबिंद का कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 अप्रैल तक 2022 तक अपने को 40,000 ऑपरेशन मिले
वो आप सबको प्रार्थना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करें। जो मरीज जो है हमारे वहाँ जो आते हैं 1 साल के लेके 100 साल तक, 1 साल के 5 साल तक के भी ऑपरेशन बहुत किया, वो बाहर जाएगा तो 50,000 उसको खर्चा होगा, और 5 साल के बाद 100 साल तक का 20,000 से कम ऑपरेशन नहीं होगा। हमारे वहाँ काला मोतिया, ब्राउन कैटरेक्ट, मैच्योर कैटरेक्ट जो भी हो करते हैं, क्योंकि ये फेको मशीन से बिना चीरा वाला ऑपरेशन होता है, तो बहुत बढ़िया रोशनी होती है गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव स्वयं विराजते, गुरुदेव बोलते मरीज मेरे भगवान है, तो हम पूरे मरीज की आरती करते हैं, उसका पैर छूते हैं। ऑपरेशन के बाद उसको सूदगी का हलवा खिलाते हैं, एक एक कंबल देते हैं, 2 किलो मीठी बूंदिया रास्ते में खाने के लिए, 100 रुपया नगद देते हैं, 2 किलो चावल देते हैं, तो वो पूरी सेवा करते, सब एक पैसा नहीं लेते। और ये जो बाहर जाएगा तो बहुत खर्चा, तो हम वही कहे कि 30 अप्रैल आज तक सेवा का मौका 70,000 का मिल गया, और 40,000 ऑपरेशन हो जाए तो हमारा लक्ष्य और सेवा भी का काम हो जावे। तो इस ऑपरेशन के लिए आपने बनारस को ही चुना, कहीं और भी ऑपरेशन के लिए लक्ष्य चुना है? हाँ, हमने जो है लास्ट टाइम हमने बक्सर में किया था, उसके अगले साल भागलपुर में किया, अगली साल हम बिलासपुर में करने वाले हैं। तो अपना लक्ष्य यही है कि बनारस काशी में इधर पूरे पूर्वांचल से आते हैं मरीज, और बिहार से भी मरीज, कोई भी स्टेट का मरीज आए हम उसका ऑपरेशन करते हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा मैदागिन क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अजय कुमार गुप्ता, ट्रैफिक पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा मैदागिन क्षेत्र में वृहद 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई। सड़कों पर बेवजह अतिक्रमण करने वाले वाहन स्वामियों को इसके प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही वाहनों में लगे ब्लैक फिल्म को हटवाया गया। इस दौरान मुरारी कुमार राय, हेड कांस्टेबल विमलेश, काशीनाथ मिश्रा इत्यादि ने सहयोग किया। जुन्ना फाउंडेशन की ओर से विधायक सौरभ श्रीवास्तव का नागरिक अभिनंदन किया गया। अनिल कुमार मिश्र जुन्ना फाउंडेशन के तत्वाधान में सुभाषिनी भवन नगवा में कैंट विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक सौरभ श्रीवास्तव का नागरिक अभिनंदन किया गया, जिसमें क्षेत्र के अनेकों संगठनों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों ने उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर भारती मिश्रा ने महिला संगठनों की ओर से अंगवस्त्रम प्रतीक चिन्ह देकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर रोशनी यादव ने विधायक सौरभ श्रीवास्तव का तैल चित्र बनाकर उन्हें भेंट किया और अंजनी मिश्र ने उनका अभिनंदन किया। अपने उद्बोधन में विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने क्षेत्र के नागरिकों, विशेषकर महिला शक्ति के प्रति अपना आभार व्यक्त किया एवं आगामी योजनाओं को लोगों के सम्मुख रखा। कार्यक्रम में डॉक्टर कौशल किशोर मिश्र ने स्वागत वक्तव्य दिया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का समापन होली गीत एवं गुलाल द्वारा होली मिलन के पश्चात हुआ। नागरिकों का अभिनंदन समारोह था। वो नागरिक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय दिलाई, उनका अभिनंदन मैंने किया। सर, आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे इस प्रचंड जीत? हमारे कार्यकर्ता नहीं, मैं स्वयं कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता हैं, हम सभी की मेहनत से ये विजय मिली है। सभी कार्यकर्ता इसके लिए बधाई के पात्र हैं। कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है और कह रहे हैं कि अब आप विधायक के साथ साथ मंत्रिमंडल में भी आपको जगह दी है। भारतीय जनता पार्टी में कौन सा कार्यकर्ता क्या कार्य करेगा, यह नेतृत्व तय करता है। नेतृत्व जब जो जिम्मेदारी देगा उसे हम सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर निभाते हैं। अभी दायित्व दिया है, वो निभा रहा हूँ, आगे कोई और दायित्व मिलेगा तो वो निभाऊंगा। नई सड़क क्षेत्र में हुई मारपीट में एक व्यक्ति बुरी तरह चोटिल हो गया। थाना चौक पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मुसाफिर खाने के सामने गिरा हुआ है, जिसके सिर से खून निकल रहा है। इस सूचना पर थाना स्थानीय से पुलिस बल मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि चोटिल व्यक्ति का नाम अब्दुल कादिर है, जो चहमामा थाना चौक निवासी है, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति शराब के नशे में था, जिसने पप्पू निवासी प्रेमनगर थाना चेतगंज से नई सड़क पर मारपीट किया। इस पर लोगों ने उसे मारा पीटा। इस दौरान अब्दुल वहां से भाग गया और मुसाफिर खाने के पास पहुंचते ही गिर गया। वहीं उसे कबीरचौरा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। वहीं इस बात की सूचना परिजनों को दे दी गई है। कहाँ रहते हैं? थाना चौक। तो सर ये कौन है? भैया हमारे। क्या मामला है पूरा? मामला देखिए, हम तो बाद में हमको बुलाया गया, लेकिन पहले इनको जब हम जाकर देखे तो इनको सर फटा हुआ था
ये भी मारे थे, वो लोग भी मारे थे, ठीक है। अब इनको जब हम मेडिसिन के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में उन लोग आए 25-50 लोग मिल करके जो है इनको और मारे। हमको भी ढकेले, हमको भी मारे, हमको किनारे किए, वो लोग को भी इनको मारे। फिर इसके बाद जो है प्रशासन आई, प्रशासन की इजाज़त से हम इनको हॉस्पिटल लेकर के आए, इमरजेंसी में भर्ती की। तो अभी मौके पर पुलिस आप लोगों के साथ है नहीं? नहीं, पुलिस तो हमारी सहायता की है, पुलिस साथ में थी। तो कौन लोग थे मारने वाले? देखिए 50 लोग 100 लोग की भीड़ में किसी का चेहरा हमको याद नहीं है। क्यों मार रहे, कुछ वजह होगी? तो ये भी कुछ ना कुछ हीन होगा, तभी इनको भी लोग मिल के मारेंगे। मारने वाले कौन लोग थे? मारने वाले लोग जो है थाना चेतगंज पे लोग पड़ता है, थाना चेतगंज के लोग आते हैं, वहीं में लोग जो है मोहल्ले में कुछ लोग, मतलब आपसी रंजिश में हुआ है? हाँ, आपसी में हुआ है, ये भी मार रहे हैं, वो भी मारे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विश्व जल दिवस पर गंगा की स्वच्छता हेतु मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को किया गया जागरूक। निजी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता के संदर्भ में बीएसए कार्यालय पर सौंपा गया ज्ञापन। विश्व जल दिवस पर स्वच्छता जागरूकता रंगोली एवं पौधरोपण कार्यक्रम हुआ आयोजित। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा ईवीएम के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।